Welcome to Quantum Classes India YT. Today we are going to study about the deviation through a prism, यानी किसी प्रिज्म के द्वारा विचलन कैसे होता है। इस विचलन के द्वारा हम लोग किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए स्पेशली ये वीडियो है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिकल में भी आता है कि किसी प्रिज्म का हम लोग अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, और साथ ही इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये इसका क्या फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग डिराइव करते हैं। यानी किसी प्रिज्म के द्वारा अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे उसको पता करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक हमने प्रिज्म बना दिया। इस प्रिज्म का नाम हमने दे दिया ABC। BC प्रिज्म का बेस या आधार कहलाता है, बेस या इसको हम आधार कहते हैं। और बाकी जो है ना, ये दोनों जो सरफेसेस हैं, ये दोनों सरफेसेस, ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, ठीक है। या इसको हिंदी में अपवर्तक तल है। ये क्या है? अपवर्तक तल, ये अपवर्तक तल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस पे एक जो है ना लाइट यहां से इंसिडेंट कर रही है। इस लाइट का नाम हमने PQ दे दिया। इस लाइट का नाम PQ दे दिया। AB सरफेस से रिफ्रेक्ट होकर के लाइट यहां पर कुछ नहीं है, तो इधर एयर मीडियम है, यानी कि इधर एयर है। और प्रिज्म जो है जनरली ग्लास का बना होता है, तो ये ग्लास का है। यानी लाइट यहां से PQ इस पर इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर यानी अपवर्तक तल पर एक हम लोग लंब खींचेंगे। ये हमने लंब खींच दिया या नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। इस नॉर्मल के पास यहाँ पर जो भी हम लोग नॉर्मल खींचेंगे, तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं नॉर्मल का। मान लेते N1 N2 हमने नाम दे दिया इस नॉर्मल वाली लाइन का। हम लोग को मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है या आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है। कहने का मतलब द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसलिए इस एंगल का नाम हमने एंगल I दे दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, PQ रेज जो यहाँ पर आई है, ये PQ रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के पश्चात ये किधर की ओर जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा अपवर्तन में क्या होता है या रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट जब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है, तो ये बेंड्स करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसलिए ये लाइट जो है इधर एयर है, और इसको मैंने बताया कि ये प्रिज्म जनरली ग्लास का बना होता है, ग्लास का। तो यानी लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देयरफॉर दिस रे bends towards the normal after the refraction of the through the surface AB सरफेस के थ्रू अपवर्तन के पश्चात ये क्या होगी, बेंड कर जाएगी। कहाँ बेंड कर जाएगी? ये बेंड कर जाएगी नॉर्मल के तरफ, अभिलंब की तरफ ये बेंड कर गई। अब ये जो हमारा ये तो PQ इंसिडेंट रे था, और यहाँ पर मान लेते हैं इसको हमने QR नाम दे दिया। ये QR नाम दे दिया। तो QR आने के बाद ये QR जो होगी इस सरफेस के लिए यहाँ पर जो हम एक और नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। इसका नाम मान लेते हैं हमने N3 N4 दे दिया। तो ये N3 N4 जो नॉर्मल होगी, ये नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल हमारा या अभिलंब ये क्या करेगा, इससे इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब ये जो QR रेज होगी, ये QR रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब यहाँ पर ये नॉर्मल से ये दूर भाग हटेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल या बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको समझने के लिए हमने इस AC रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। यानी जो QR रेज है
ये क्या होगी इस नॉर्मल से, क्योंकि अब ये है लाइट जो है ना वो ग्लास टू एयर जा रही है, इधर दोनों साइड हमने मान लिया कि एयर है, तो ये क्या होगा लाइट जो है वो ग्लास टू एयर जा रही है, कहने का मतलब कि ये डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जा रही है। और जब भी लाइट डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाती है तो वहां पर क्या होता है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी अभिलंब से दूर चली जाती है। तो इसलिए ये जो रेज यहाँ पर आई है इसके बाद ये नॉर्मल की तरफ ना बेंड होकर के ये स्ट्रेट तो जाएगी नहीं, तो स्ट्रेट जाएगी नहीं, ये क्या हो जाएगी बेंड्स टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये जो रेज है इस रे को हम इमर्जेंट एंगल कहते हैं या निर्गत कोण कहते हैं, और ये जो हमारा RS है ये हमारा निर्गत रेखा या इंग्लिश में इसको हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं। RS हमारा क्या है इमर्जेंट रे, या इसको हिंदी में निर्गत किरण कहते हैं, ये निर्गत किरण हो गई। ठीक है, ये PQ जो है इसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे या हिंदी में इसको बोलते हैं आपतित किरण। तो ये हमारे पास आपतित किरण हो गई। ठीक है, अब इसके बाद और QR क्या है, इस सरफेस के लिए अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे है। QR क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और इस रिफ्रैक्टेड रे को हम हिंदी में क्या कहते हैं अपवर्तित किरण। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसको हम लोग ये दोनों जो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज होते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म का कोण कहते हैं। तो यहाँ पर प्रिज्म का कोण 60 डिग्री जनरली, क्योंकि ये हमारा इक्विलेटरल शेप में होता है तो इनका सभी एंगल 60 डिग्री ही होता है, लेकिन फिर भी हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी दो अपवर्तक तलों के बीच जो कोण बनता है, उनके बीच का जो झुकाव होता है उस झुकाव को ही हम लोग प्रिज्म का कोण कहते हैं। अब यहाँ पर हमको समझना क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने दिखा दिया यानी आपतन कोण दिखा दिया, यहाँ पर हमने दिखा दिया निर्गत कोण भी दिखा दिया। अब यहाँ पर हमें इस एंगल का नाम हम R1 नाम दे देते हैं और इस एंगल का नाम R2 दे देते हैं। ठीक है, इसको R2 मान लिया। इसके बाद हमारा हेडिंग क्या है, विचलन कोण। तो विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन क्या चीज होता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो इंसिडेंट रे होता है यानी आपतित किरण, इसको प्रोड्यूस करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी आगे की ओर बढ़ा देते हैं, और ये जो इमर्जेंट रे होती है ये निर्गत किरण जो होती है, इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनता है, बाहर की ओर कोण बनता है, उसको एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि विचलन कोण कहते हैं। डेल्टा से डिनोट करते हैं या कहीं कहीं डी से भी डिनोट किया हुआ है। तो ये हमारे पास इसकी एंगल ऑफ डेविएशन की डिफिनीशन हो गई। अब हमें एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में भी एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, और साथ में हमको ये भी एस्टेब्लिश करना है कि जो हमारा ये प्रिज्म यानी ABC है, इस प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, यानी अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग अभी इसमें इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है कि ये एंगल I है और ये एंगल R है। इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, कुछ भी यहाँ पे नाम दे दिया जाए। ये मान लेते हैं जो PQ है ये इसको आगे की ओर बढ़ाने और RS को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये किसी पॉइंट D पर मीट करता है, D पे, ये D लिख दिया। ठीक है, और इधर कुछ मान लेते हैं
n मान लेते हैं, कैपिटल N मान लेते हैं, ये n पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो अब हमें करना क्या है देखते हैं। ये टोटल एंगल हमारा है I, ये जब टोटल I है और एक N1 N2 एक स्ट्रेट लाइन है और ये PD जो है ना स्ट्रेट लाइन है, तो ये होल एंगल भी I होना चाहिए, ये होल एंगल भी I होना चाहिए। लेकिन इस I में से अगर R1 को माइनस कर दिया जाएगा तो यहां पर जो एंगल बन रहा है ये छोटा सा, ये I माइनस R1 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये एक हमारे पास N3 N4 एक स्ट्रेट लाइन है और DS एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से अगर इतना E है तो ये पूरा पोर्शन भी E ही होना चाहिए। तो जब ये E होगा और उस E में से R2 को माइनस कर देंगे तो ये अंदर वाला जो एंगल आएगा E माइनस R2 आ जाएगा, ये आएगा E माइनस R2 और ये फिगर गंदा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा अलग से लिख देता हूं। ये एंगल DQR, एंगल DQR आ जाएगा I माइनस R1 और एंगल DRQ, एंगल DRQ आ जाएगा E माइनस R2। ये हमारे पास एंगल निकल गया आया ट्रायंगल DQR का। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं जब ये एंगल हमको पता है और ये एंगल पता है तो ट्रायंगल DQR में QD साइड को एक्सटेंड किया गया है, जिससे यहां पर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर बना हुआ है यानी बहिष्कोण बना हुआ है। हम लोग पढ़े हैं किसी त्रिभुज में अगर जैसे हमने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया और इसकी एक साइड को अगर हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया तो ये कोण जो होता है, ये जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल या बहिष्कोण कहलाता है, ये एक्सटीरियर एंगल या बहिष्कोण कहलाता है। और ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ वाले जहां पे बहिष्कोण बनता है उसको छोड़ करके बाकी जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल ये कहलाते हैं। इंटीरियर यानी ये अंदर का उनका कोण है, अपोजिट मतलब इसके सामने के कोण है, तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल कहलाता है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है कि एंगल ACD जो होता है यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी ये जो होगा एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B के सम के इक्वल होता है। तो बस इसमें इक्वेशन जो हमारा ये ट्रायंगल DQR है, DQR, इस DQR में हमको क्या करना है, यही एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल का थ्योरम लगाना है। कहने का मतलब डेल्टा जो हो जाएगा वो एंगल DQR के और प्लस DRQ के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ के ये इन ट्रायंगल QDR में क्या होगा एंगल DQR प्लस एंगल DRQ, एक बार बोला DQR प्लस DRQ, इन दोनों का सम जो होगा वो डेल्टा के इक्वल हो जाएगा, ये डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। और ये DQR यहाँ पर हम लोग निकाले हुए थे, DQR निकाले हैं I माइनस R1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे I माइनस R1 और प्लस इस एंगल को निकाले हैं E माइनस R2 और इक्वल टू डेल्टा। तो इससे हमारे पास एक रिलेशन क्या बन के आ गया, इसमें से I प्लस E प्लस वाला टर्म एक साथ लिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस का R1 और ये माइनस का R2 है इक्वल टू डेल्टा। जो दोनों माइनस है इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर प्लस का हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कुछ नाम दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। एक रिलेशन हमारे पास, एक इक्वेशन ये बन के आ गया। अब क्या करना है जरा समझते हैं। ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है AQNR, यानी ये जो चतुर्भुज बन रहा है AQNR, इसमें ये होल एंगल जो है 90 डिग्री है। कैसे? क्योंकि ये N1 N2 जो है AB सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो यानी इधर भी 90 बन रहा होगा, इधर भी 90 बन रहा होगा। तो हमारे पास AQN एंगल 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से N3 N4
AC सरफेस पे अभिलंब है या नॉर्मल है तो ये भी 90 डिग्री बन रहा होगा और इधर का ये होल एंगल भी 90 बन रहा होगा। तो इस तरह से ARN ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो 90 प्लस 90 प्लस एंगल ए एंड एंगल QNR, इन चारों का जो सम होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है। इसलिए हम ये लिख लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल AQNR। इसमेन क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल AQN प्लस एंगल इधर क्या आएगा ARN और प्लस का एंगल QNR इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल या क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है 360 डिग्री होता है, इसलिए लिख दिया। अब एंगल A को एंगल A ही रहने देते हैं। AQN अभी मैंने बताया कि चूंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ 90 डिग्री लिख लेंगे प्लस ARN ये भी हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा और प्लस एंगल QNR इसको हम एंगल QNR को QNR ही रहने देते हैं इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां से एंगल A प्लस एंगल QNR इक्वल टू ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री 180 होता है और 180 में से ये 180 प्लस का है राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो 360 माइनस 180 हो जाएगा। ओवरऑल हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल A प्लस एंगल QNR इसकी वैल्यू आ गया एंगल N A प्लस QNR इक्वल टू 180। इसको इक्वेशन सेकंड दिया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि ये क्या आएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं QNR। इन ट्रायंगल QNR यानी ये नीचे वाला ट्रायंगल QNR, इसमें क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां से जो इक्वेशन सेकंड मैंने लिख रखा है, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड से हम देख रहे हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में एंगल QNR है, यहाँ भी QNR है और दोनों के राइट हैंड साइड 180 है। तो या तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर लें या फिर हम लोग ये करें कि यहाँ पर दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हमने क्या देखा, राइट हैंड साइड इसका इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल QNR इक्वल टू इधर आ जाएगा R1 प्लस R2 एंगल यहाँ भी लगा देते हैं और इधर आ जाएगा प्लस एंगल QNR। अब QNR इधर भी है कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, एंगल हटा करके लिख देते हैं दोनों तरफ से। तो ये आ जाएगा A इक्वल टू R1 प्लस R2। ये A इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया, इक्वेशन 4 लिख लिया। अब ये जो R1 प्लस R2 की वैल्यू A आ रहा है उसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 इक्वल टू A इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट पे यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। तो ये क्या आएगा, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 की वैल्यू A लिख लेंगे इक्वल टू डेल्टा। तो इस तरह से हमारे पास डेल्टा यानी एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला I प्लस E माइनस A आ गया। तो इससे एक हमको चीज पता चला कि जब किसी प्रिज्म में
एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम हो, निर्गत कोण यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंट पता हो और एंगल ऑफ प्रिज्म मालूम हो, तो डेविएशन को निकाल सकते हैं। तो ये डेविएशन के लिए तो फॉर्मूला ये आ गया, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, को हम लोग याद रखेंगे। लेकिन थोड़ा सा अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज आता है कि मिनिमम डेविएशन के लिए यानी प्रिज्म के द्वारा जब न्यूनतम विचलन हो तो उस स्थिति में आप प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इधर हम रद्द करते हैं आगे। इसमें अब हम लोग डेल्टा की वैल्यू आई प्लस ई माइनस ए तक निकाल लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम समझते हैं कि क्या करते हैं। ये जो हमारा डेविएशन निकाला है, एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि जो न्यूनतम विचलन, ये तो विचलन है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है कि एंगल आई और ई आपस में इक्वल हो जाते हैं और R1 इक्वल टू R2 हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन यानी हिंदी में इसको कहते हैं न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 इक्वल टू R2 होता है एंड दूसरा क्या होता है, एंगल I इक्वल टू एंगल E हो जाता है। ठीक है, जब R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो इक्वेशन 4 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 और R2 दोनों इक्वल हो गया। जब इक्वल हुआ तो कुछ न कुछ तो उसकी वैल्यू होगी, उस वैल्यू को अगर हम लोगों ने क्या मान लिया, R मान लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू R प्लस R, यानी कि हमने क्या किया, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो A इक्वल टू हो जाएगा A इक्वल टू 2R और इससे R की वैल्यू निकालेंगे A बाई 2 आ गया। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास निकल के आ गया A बाई 2। अब क्या करते हैं, उसके बाद R तो निकल गया, अब I निकालना है। I निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि मिनिमम डेविएशन के केसेस में या न्यूनतम विचलन की स्थिति में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो उस केसेस में हम इक्वेशन 5 में समीकरण रखेंगे, समीकरण 5 में यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, ये डेल्टा की जो वैल्यू आएगी डेल्टा m आ जाएगा, या इसको कहीं कहीं dm भी लिखते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ये इक्वेशन 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 5 से क्या आएगा, डेल्टा m और e और i दोनों इक्वल आ गया, तो i प्लस i माइनस a, और ये आ जाएगा i प्लस i 2i होता है, माइनस a को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस का a हो जाएगा, और इससे i की जो वैल्यू निकाला जाएगा तो a प्लस डेल m अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकल गया। अब क्या होता है, स्नेल का लॉ, स्नेल लॉ से जो प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर उसको म्यू मान ले या n मान ले, तो n इक्वल टू होता है साइन i अपॉन साइन r। अब यहाँ पर पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i एंड r, i और r की वैल्यू रखेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा साइन i की वैल्यू जब निकाले a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, या इसको dm बाई 2 भी लिखा जाता है, a प्लस डेल्टा m, ये डेल्टा m अपॉन 2 लिख लेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन r की जगह a बाई 2 लिख लेंगे। यही जो होता है फॉर्मूला, ये होता है हमारे पास किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी प्रिज्म, ये n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। किसी बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से न डिनोट करके म्यू से डिनोट किया रहता है, और डेल्टा m जो है मिनिमम डेविएशन है, जैसे सीबीएसई में है तो इसको dm से रिप्रेजेंट किया है। तो हम इसी फॉर्मूला को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू
साइन ए प्लस dm और डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे साइन ए बाई 2, जहां पर dm क्या है, dm हमारा मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर देखिए। थैंक यू।